हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए एकेडमी। आज के डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम के कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने पहले से काफ़ी समय से प्रीवियस करीबन 4-5 लेक्चर मेरे हो गए आपके साथ। तो ये जो क्वेश्चन बच्चों हम लोग आपके सामने करा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको पहली बात तो किसी वेबसाइट पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस करके आप स्टूडेंट्स के लिए पूरा बनवाया है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो हमारे कोर्सेज को लेते हैं, तो उन कोर्सेज के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग रेगुलरली आपको कराते रहते हैं। तो वहाँ से ही आपको इन क्वेश्चंस को आपके लिए अपलोड किया गया है। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आपको हमारे क्या कहते हैं कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स मैं आपके सामने अपलोड करता हूँ, इनके जो पीडीएफ हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं। इन टेलीग्राम चैनल पर आप जाके इनको क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करें इससे पहले मैं अपना वीडियो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। तो देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर ये कंप्यूटर सिस्टम के कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किए। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अ सीपीयू नीड अ मेमोरी लोकेशन फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, विच मेमोरी अरेंजमेंट मिनिमाइजेस द एवरेज एक्सेस टाइम। अब देखो यहाँ पे बात की गई है एवरेज एक्सेस टाइम की, ठीक है, एवरेज एक्सेस टाइम टू द मेमोरी हिरारिकल डिस्कस इन द चैप्टर। अब देखो, ये जो चैप्टर है हमारा कंप्यूटर सिस्टम के से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जनरली हम लोग जो बात करते हैं मेमोरी हिरार्की की बात करते हैं। अब मेमोरी हिरार्की की बात करते हैं। अब मेमोरी हिरार्की क्या होती है, ये आपको पता होगा कि भाई सबसे पहले हम लोग उस मेमोरी को रखते हैं जिसका जो एक्सेस टाइम जो होता है सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से हम लोग जो है अरेंजमेंट करते हैं। तो जो मेमोरी एक्सेस टाइम जो होता है, जो मैंने मतलब मेमोरी की जो हिरार्की है, उसमें जो एवरेज एक्सेस टाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का होता है। तो सबसे लास्ट में तो उसको रखा जाएगा। फिर उससे पहले रैम का होता है, जैसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी कैश मेमोरी होती है और उसके बाद जो होती है वो हमारी सीपीयू मेमोरी होती है। मतलब कुल मिलाकर ये घटते हुए क्रम में है। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे सीपीयू का, जो उसको हम लोग रजिस्टर भी कहते हैं। फिर हमारा कैश मेमोरी होता है, फिर रैम मेमोरी होता है, फिर हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो अगर आप देखोगे सबसे कम जो एवरेज एक्सेस टाइम होता है वो हमारा सीपीयू का होता है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कैश मेमोरी का होता है, फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, याद रहेगा। तो यही जो है हमारा मेमोरी का हिरार्की होता है। और याद रखिएगा, अगर इसको हम लोग साइज के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा साइज जो होता है वो सीपीयू रजिस्टर का होता है। किसका होता है? सीपीयू रजिस्टर का जो सब साइज होता है वो सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी का साइज सबसे छोटा होता है, मैं उससे ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है। फिर रैम मेमोरी बड़ी होती है, फिर आखिरी में हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो साइज तो हमारा इस तरीके से बढ़ता है, ठीक। और अगर हम लोग जो है एवरेज एक्सेस की टाइम की बात करें तो हमें एवरेज एक्सेस टाइम हमें कम से कम लेना होता है। तो कम से कम की बात होती है, तो सबसे पहले हमारा इस तरीके से एवरेज एक्सेस टाइम जो होता है हमारा इस तरीके से होता है, ठीक, AAT। तो उसमें करेक्ट आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो इस तरीके से है, आप ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ में हमारे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप हमारी वेबसाइट www.bsaacademy.in पर है। और हमारे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट कोर्सेज, भले आप टीचिंग की किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, डीएसएसबी की, या किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने लेक्चर्स बनाए हैं। और ये खास तौर से ये जो लेक्चर है वो हमारा डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द अ माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम ए माइक्रो कंट्रोलर। यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में अंतर को बताता है। माइक्रो कंट्रोलर कंटेन ओनली ALU एंड CU, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंटेन CPU,
RAM and ROM on one chip. Microcontrollers integrates the CPU, memory and peripheral on a single chip. Microprocessor is used only in the embedded system. तो अब हमें यहाँ पर ना माइक्रो कंट्रोलर और जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उनके बारे में बताना है। तो देखो, अगर हम लोग इसके अंतर की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अंतर के बारे में बात करें तो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सीपीयू और मेमोरी और जो हमारे पेरिफेरल डिवाइस, यानी पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, तो उनको जो है एक तरीके से सिंगल चिप मतलब ये नहीं कि एक चिप में डालकर उनको रख देता है, बल्कि ये क्या करता है, उनको एक ही लाइन पे रखता है। तो सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल को जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो हमारा सिग्नल भेजता है। तो इस तरीके से जो मेन काम जो होता है माइक्रो कंट्रोलर का होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा वो है सी है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ सीपीयू इनिशिएट अ मेमोरी राइट ऑपरेशन। ठीक है भाई, मतलब जो हमारा सीपीयू होता है वो मेमोरी राइट ऑपरेशन को इनिशिएट करता है। तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? अ मेमोरी कंट्रोलर प्लेसेस अ डेटा ऑन एड्रेस बस। ठीक, सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑन डेटा बस, सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन डेटा बस एंड एड्रेस ऑन एड्रेस बस। ठीक है, कंट्रोल बस ट्रांसफर द एक्चुअल डेटा। अब देखो यहाँ पर ना बस के बारे में बात की गई है। अब देखो बसेस भी जो होती है हमारी दो तीन तरीके होती है, डेटा बस होती है, हमारी एड्रेस बस होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से बात कर रहे हैं कि जो हमारा सीपीयू होता है वो मेमोरी राइट ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करता है। तो इसके लिए सीपीयू क्या करता है, डेटा को तो डेटा बस पे हैंडल करता है, मतलब प्लेस करता है, और जो एड्रेस होते हैं उसको एड्रेस बस पे इनिशिएट करता है। तो इसमें जो डेटा बस है, डेटा को डेटा बस पे रखा जाता है और जो हमारा एड्रेस होता है उसे एड्रेस बस पे रखा जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है। प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच कैरेक्टरिस्टिक मेक अ कैश मेमोरी मोर इफेक्टिव। यानी जो हमारी कैश मेमोरी होती है, जैसे कैश का कोई बहुत से स्टूडेंट जो कैशे मेमोरी भी कहते हैं, तो कैशे मेमोरी जो होती है हमारी इफेक्टिव होती है, मतलब कौन सा ऐसा फीचर है जो उसको इफेक्टिव बनाता है? तो देखो, हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि परमानेंट स्टोरेज होती है, एक होती है हमारी रीड ऑन रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि एक हमारी जो करंट में जो भी हम लोग काम कर रहे हो तो उसके जितने भी डेटा होता है, एड्रेस होता है, वो रैम होती है। तो कैश मेमोरी हम लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि तो कैश मेमोरी इसलिए रखते हैं क्योंकि कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो एक्सेस टाइम हमारा जो है रैम से बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर और रैम के बीच में, यानी रजिस्टर मतलब सीपीयू के बीच में, यहाँ पे रजिस्टर मतलब सीपीयू कर लेना, सीपीयू और रैम के बीच में जो एवरेज एक्सेस टाइम का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रैम की स्पीड जो होती है वो सीपीयू रजिस्टर से बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके डिफरेंस को कम करने के लिए हम लोगों ने इनके बीच में कैश मेमोरी रख दिया। तो कैश मेमोरी के अंदर क्या होता है कि जो करंट में जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया है उसकी एक कॉपी जो होती है वो कैश मेमोरी के अंदर होती है। तो हमें ये बताना है एक तरीके से कि कैश मेमोरी जो है वो एक तरीका का इफेक्टिव है, कैसे इफेक्टिव है। ठीक, तो देखो, कैश इट परमानेंटली स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, नहीं, ये गलत है। इट रिप्लेसेस द रैम कंप्लीटली, नहीं, बट रैम को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करता। इट इज स्लोअर बट लार्जर देन रैम, ये भी गलत है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि कैश मेमोरी के अंदर जो भी हमारी करंट में जो डेटा होता है, जो भी डेटा होता है या एड्रेस लोकेशंस होती हैं, जो भी मेन मेमोरी की लोकेशंस होती हैं, उसको उसकी एक कॉपी जो होती है हमारी कैश मेमोरी के अंदर जो होती है, जिससे जो भी करंट में जो भी हमने टास्क किया है उसकी एक कॉपी को कैश में हम रखेंगे। तो फ्रीक्वेंटली हमें रजिस्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा हर बार, मतलब रजिस्टर को रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा, कैश मेमोरी से ही डायरेक्टली जो है डेटा को वो ले लेगा। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज प्राइमरली कैरेक्टरिस्टिक बाय, यानी जो वॉन न्यूमैन का जो जो आर्किटेक्चर है इसका मेन पर्पस क्या था? सेपरेट द मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी को सेपरेट करना डेटा के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, स्टोरिंग द बोथ प्रोग्राम एंड डेटा इन द मेमोरी, हाँ भाई लग तो ये भी रहा है।
एक्सक्लूसिव यूज ऑफ पंच कार्ड, तो पंच कार्ड तो नहीं यूज करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वॉन न्यूमैन का जो मेन आर्किटेक्चर जो है, इसका मेन पर्पस ये था कि प्रोग्राम और डेटा को एक तरीके से मेमोरी के अंदर जो है उसे स्टोर करना। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो सी है, यानी कुल मिलाकर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है हमारे प्रोग्राम को और डेटा को दोनों को एक साथ जो है एक तरीके से मेमोरी, जो हमारी जो मेमोरी होती है उस पर स्टोर करता था। और ये काफ़ी पुराना ओल्ड आर्किटेक्चर है, बट स्टिल इसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे जो कोर्सेज हैं, आप हमारे कोर्सेज को हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, और इससे पहले करीबन 3 से 4 लेक्चर मैं आपके लिए बना चुका हूं, तो इन लेक्चर्स के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल जो है उसका नाम जो है वो कंप्यूटर साइंस प्लस है। विच बस इज बाई डायरेक्शनल, यानी इनमें से कौन सी बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी दोनों तरीके से काम करती है, एक तरीके से फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। अब देखो यहाँ पर जो नाम दिए हैं आपके वो हैं एड्रेस बस ओनली, कंट्रोल बस ओनली, डेटा बस ओनली, या फिर एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस दोनों। तो देखो हमारी जो एड्रेस बस होती है वो यूनिट डायरेक्शन होती है, उसी तरीके से कंट्रोल बस भी होती है जो वो भी यूनिट डायरेक्शन होती है। बट जो डेटा बस होती है, डेटा बस स्पेशली डेटा बस जो होती है वो हमारी डेटा बस जो होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ डेटा, ZB, PB, EB और YB। अब देखो इनकी फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको मैं पहले डाल नहीं रहा था, बट स्टिल मुझे लगा कि आप जो है अगर इनके क्वेश्चंस मतलब इनके बारे में मुझे बताओगे तो करेक्ट आपको मतलब एक तरीके से मुझे भी लगेगा। तो इसमें देखो जो आपके जो कोर्सेज के अंदर जो दे रखा है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो YB है, तो YB जो है इसका है जो करेक्ट आंसर, प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये बढ़ते क्रम में जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ यूजर डिलीट अ फाइल एंड इमीडिएटली एम्प्टी द रिसाइकल बिन, यानी एक यूजर ने गलती से एक फाइल को डिलीट कर दिया और उसके बाद में रिसाइकल बिन को जो है खाली कर दिया। आपको पता है कि जब भी कोई फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक। अंडर विच कंडीशन इज रिकवरी मोस्ट लाइकली पॉसिबल, अब ऐसे केस में अपनी फाइल को हम लोग रिकवर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक। डेटा हैज बीन इनक्रिप्टेड, स्टोरेज मीडियम इज रोम, डिलीट स्पेस हैज नॉट बीन ओवररिटन एंड फाइल वाज स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी। तो आपको ये बताना है। तो देखो कुल मिलाकर ये है कि जब आप जो अपने फाइल को डिलीट कर दोगे और रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर दोगे, तो आप समझ सकते हो कि जब एक बार आप स्पेस को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपका जो जो स्पेस था, मेमोरी का जो स्पेस था वो आपने डिलीट कर दिया, तो अब उसको ना ओवर रिटन नहीं करा जा सकता, वो परमानेंटली जो डिलीट हो जाएगी फाइल। अब उसको एक्वायर करने के लिए आपको अलग तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो लेनी पड़ेगी, बट स्टिल आप अपने लेवल पर तो उस फाइल को दोबारा से वापस लेके नहीं आ पाओगे, ओके। तो करेक्ट आंसर इसमें सी है, डिलीट स्पेस हैज नॉट बीन येट बीन ओवररिटन, यानी किसी भी तरीके से आपने जिस स्पेस को डिलीट किया है उसको ओवररिटन नहीं किया जा सकता। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है इनमें से कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। मंथली अटेंडेंस टेबल अरेंज इन अ रो एंड कॉलम, satellite image, CSV फाइल containing the tagged information और printed report card with graphic। अब आपको यहाँ बताना है कि जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है, तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा का मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर एक ऐसा डेटा जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म में है बट वो कुछ हद तक जो है वो रॉ फॉर्म में भी है। अब देखो अगर आप देखोगे मंथली अटेंडेंस जो कि रॉ कॉलम में है तो वो तो स्ट्रक्चर डेटा हो जाएगा, वो तो स्ट्रक्चर डेटा हो जाएगा। और जो सैटेलाइट इमेजेस होती है वो भी काफ़ी हद तक जो स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है। प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद ग्राफिक्स ये भी स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाएगा। बट जो आपकी CSV फाइल है जिसके अंदर टैग्ड इन्फॉर्मेशन है, ये टैग्ड इन्फॉर्मेशन ही उसको जो है सेमी स्ट्रक्चर क्रिएट बनाती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका CSV फाइल कंटेनिंग द टैग्ड इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इवेंट डायरेक्टली इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ एन इंटायर CPU ऑनटू अ सिंगल चिप, यानी इनमें से किसकी वजह से पूरा का पूरा CPU जो है हम लोग सिंगल चिप में इंटीग्रेट कर सकते हैं।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के इंट्रोडक्शन से, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से, डेवलपमेंट डब्ल्यू और इन्वेंशन ऑफ पैसक्लीन। अब देखो इनमें से आपको समझ में आ रहा है कि एक तरीके से हम लोग जो है एक पूरे के पूरे कंप्लीट सीपीयू को एक सिंगल चिप में इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर एक सिंगल चिप में। तो देखो यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे www का भी कोई काम नहीं है, और यहाँ पे पैसक्लीन का भी इन्वेंशन का कोई काम नहीं है। तो इसमें जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वही उसका काम आता है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें बी है, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ प्रोसेसर विद 8 कंप्यूटेशनल यूनिट, यानी एक प्रोसेसर जिसमें 8 कंप्यूटेशन यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं? ड्यूल कोर कहते हैं, क्वाड कोर कहते हैं, हेक्स कोर कहते हैं, हेक्सा कोर कहते हैं, ऑक्टा कोर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुल मिलाकर ये क्वेश्चन ही बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा इसको आप समझोगे, मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है नंबर सिस्टम की, तो आराम से कर सकते हो। ड्यूल कोर का मतलब होता है ट्वाइस, ठीक है। क्वाड कोर का मतलब होता है 4 की पावर, यानी 2 की पावर 2, ठीक है, यानी 4। हेक्सा कोर का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी 16। और जो ऑक्टा कोर होता है, इसकी मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी 8। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्टा कोर की बात कर रहे हैं, यानी 8 की बात कर रहे हैं। तो 8 मतलब ऑक्टा कोर। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, भाई आप लेक्चर्स हम आपके लिए बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और किसी भी तरह के कंप्यूटर साइंस के कोर्स, यानी टीचिंग रिलेटेड कोर्स के लिए, जो कि टीजीटी है, पीजीटी है, जिसमें डीएसबी, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट एग्जाम शामिल है, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम? इनमें से कौन सा जो है रोम की प्रॉपर्टी, यानी जैसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल है, स्टोर द बूट लोडर, डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, कंटेंट इरेज व्हेन पावर इज ऑफ। ओके, अब देखो यहाँ पर देखें तो मतलब रोम की प्रॉपर्टी नहीं, यानी इनमें से हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी रोम की है। इससे नॉन वोलाटाइल, ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी रोम की है। स्टोर द बूट लोडर, ये भी प्रॉपर्टी रोम की है। डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, हाँ भाई ये भी कर सकता है। कंटेंट इरेज व्हेन द पावर इज ऑफ, ये जो है वो रैम की है प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी है। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही पावर शट डाउन हो, पावर ऑफ होगी, उसका कंटेंट जो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट का सबसे मुख्य कार्य क्या है? इट परमानेंटली परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये तो एएलयू का होता है, इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कंप्रेशन। तो देखो सीयू का जो काम है, मेन काम जो सीयू का है, यानी कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है, कुल मिलाकर वो हमारा जो है, जो सीक्वेंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको एक तरीके से इंटरप्रिटेट करना और उस इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक लगाना। ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यही काम जो कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको इंटरप्रिटेट करता है, और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, which historical development is considered a step toward the programming because it summarizes the data stored on the punch card? यानी इनमें से किसके डेवलपमेंट की वजह से जो हम प्रोग्रामिंग करते थे, यानी जो भी डेटा स्टोर करते थे, उसको आसानी से हम लोग पंच कार्ड पे ले सकते थे? पैस्कलिन, टेबलेटिंग मशीन, ENIAC और ट्रांजिस्टर। अब देखो ये क्वेश्चन जो बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ना आए, बट स्टिल हमारा काम केवल कराना है आपको, इसलिए हम करा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, कुल मिलाकर जो प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए, वैसे इस तरह की जो पंच कार्ड में जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो वाकई में आसान नहीं थी, बट उस समय के को अगर ध्यान में रखते हुए हम लोग जो जो टेबलेटिंग मशीन्स थी, उनकी वजह से आसानी से पंच कार्ड पर डेटा को स्टोर कर पाते थे। अब ये आज के समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो एआई है, और इवन अब तो लोग प्रोग्रामिंग भी एआई की मदद से कर रहे हैं। तो ये करीबन 60-70 साल पहले की बात थी। तो उसमें वहाँ पे जब जो टेबलेटिंग मशीन्स थी, उनकी मदद से जो है प्रोग्रामिंग को आराम से किया जा सकता था, और बहुत से जो साइंटिस्ट बनते थे इसकी वजह से। ओके, तो प्लीज़ मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी को प्रॉपर जनरेशन के साथ मैच कराया गया है माइक्रो प्रोसेसर की? थर्ड जनरेशन जो है वो LSI से है, फोर्थ जनरेशन इज SLSI से,
थर्ड जनरेशन को VLSI से और फिफ्थ जनरेशन को VLSI से। अब देखो यहाँ पे जनरेशन को एक तरीके से बताया गया है कि देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो VLSI यानी जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप जो है वो थर्ड जनरेशन की है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। वैसे इस पूरी टेक्नोलॉजी की और माइक्रो प्रोसेसर की जो पूरी की पूरी फैमिली है कौन सी जनरेशन की है, इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर आपको दोबारा से ले आऊँगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने करीबन 15 क्वेश्चन किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ हमारे जो और भी क्वेश्चंस हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं उनको भी जरूर आप करिएगा। और वो सारे लेक्चर्स जो हम लोग आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको समय समय पर हम लोग आपके लिए यूट्यूब पर डाल रहे हैं, इसलिए आप यूट्यूब को भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा एंड प्लीज़ शेयर करिएगा। ओके, और हमारे पूरे कोर्सेज को हम लोगों ने हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर प्रेजेंट किया है। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं भले वो TGT, PGT, DSSB, KVS, NVS, BPSC, EMRS, UGC नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग लेक्चर्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।